तो जैसा कि हम सबको पता है कि 2026 में दुनिया खत्म हो रही है, मतलब अब तो पता ही है ना सबको, क्या छुपाना इसमें। लेकिन सबको जो नहीं पता है वो है इसका रीजन कि दुनिया क्यों खत्म हो रही है और किस वजह से। तो इसीलिए मैं लेके आ गया हूँ 2025 की सबसे वर्स्ट मूवीज की लिस्ट, जिसके चलते आपको वीडियो खत्म होने तक पता चल जाएगा कि दुनिया क्यों खत्म हो रही है। जिसमें नंबर 9 पर आती है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, जहाँ ये मूवी कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइज का 4th इंस्टॉलमेंट है विथ न्यू कैप्टन अमेरिका, जो कि सैम विल्सन बनता है। और मुझे कहीं ना कहीं ये मूवी आइडिया लेवल पर ही गलत लगी थी, क्योंकि सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका के रोल में सूट ही नहीं कर रहा था। वो बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द प्लेस फील होता है, मतलब चेला ही फील होता है वो कैप्टन अमेरिका के रोल में भी। मतलब डोंट गेट मी रॉन्ग, बट जब मूवी के अंदर कैरेक्टर्स इसको इज्जत दे रहे थे कि कैप कैप करके, तो बहुत ही आउट ऑफ द प्लेस फील हो रहा था। मतलब इस पे वो इज्जत सूट ही नहीं कर रही थी जैसे। फिर मूवी के अंदर चुटकी भर रेड हल्क भी, जहाँ रेड हल्क का डिजाइन अच्छा था, उसको जो प्ले कर रहे थे वो एक्टर भी अच्छे थे, लेकिन उसको उसके आसपास जितनी भी चीजें थी, जैसे उसको जिस तरह बनते हुए दिखाया, जो रीजन दिखाया और जितना लेट उसको बनवाया, और फिर जिस तरह उसको वापस कंट्रोल में लाया गया, वो सन इज गेटिंग रियल लो वाली चीज से, वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था। और लीडर को जो भजे वाली शक्ल दे दी थी, फिर वो कुपोषित ब्लैक विडो और सैम विल्सन तो आउट ऑफ द प्लेस फील हो ही रहा था। तो ये सारी चीजें मिलाकर बहुत ही ज्यादा मीडियोकर एक्सपीरियंस बना देती है इस पूरी मूवी का। एंड आई स्टिल फील कि काश बकी कैप्टन अमेरिका बन जाता। फिर नंबर 8 पर आती है वेनम द लास्ट डांस, जहाँ ये वेनम की सबसे आखिरी मूवी थी और सबसे खराब भी। और ये सबसे खराब थी बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्शन, क्योंकि पिछली 2 वेनम मूवीज को जिन्होंने लिखा था वही इस बार डायरेक्ट भी कर रही थी, और उनकी राइटिंग तो सुभान अल्लाह सबको याद है। मतलब सीन्स के बीच में कोई फ्लो नहीं है, कहानी अच्छे से फ्लो नहीं हो रही है, कॉमेडिक सीन्स काफ़ी वियर्ड लग रहे हैं, और साथ ही साथ वेनम के साथ जितने भी सीन्स दिखाए गए हैं वो भी बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रहे हैं। और कुछ जगहों पे जो पिछली 2 मूवीज में अच्छा एस्पेक्ट था, इसका CGI वो भी खराब लग रहा था। बस मूवी का क्लाइमेक्स ऐसा था जहाँ पर वो जो वेनम की कूलनेस थी उसने जिंदा रखा था, वरना लोग मरे हुए बाहर आते थिएटर से। फिर नंबर 7 पर आती है रजनीकांत सर की कूली, और इस मूवी को लेकर कहानी है। देखो, लोकेश कनगराज जो डायरेक्टर है, उनकी मैंने सबसे पहली मूवी देखी थी कैथी, जो कि एक रात की कहानी थी, कार्ती थे उसमें, और बहुत ही औसम मूवी थी। उसके बाद फिर उन्होंने बनाई मास्टर, जो कि उसको लेकर मेरी उम्मीदें बहुत ज्यादा थी, क्योंकि कैथी मैंने देख रखी थी और इस बार बड़ा सुपरस्टार था, तो मेरी एक्सपेक्टेशंस भी इस मूवी से बहुत ज्यादा बढ़कर थी। पर मूवी बहुत ही ज़्यादा मीडियोकर निकलती। मतलब इसका फर्स्ट हाफ तो फिर भी ठीक था, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर मूवी बहुत ही ज़्यादा ड्रैग हो जाती है। मतलब लिटरली मूवी रुक जाती है एक जगह पर, और जब आप साफ पानी की उम्मीद रखो और आपको गटर का कुआं मिले तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन इस मूवी के बाद भी जैसे तैसे मैंने थोड़ी सी उम्मीद उनसे रख ली, और उसके बाद फिर उन्होंने बनाई विक्रम, जिसके अंदर रोलेक्स आया था, और उसी मूवी की वजह से मोस्ट ऑफ द लोग लोकेश कनगराज को आज जानते हैं। उसी मूवी ने लोकेश कनगराज को मेन स्ट्रीम बनाया, और उस मूवी के अंदर उन्होंने एक वादा किया था एक सिनेमैटिक यूनिवर्स का, जिसका नाम था लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स, जिसके अंदर अभी तक कैदी आई हुई थी, जो अभी थी वो तो विक्रम थी, और उसके बाद लियो आने वाली थी। जहां विक्रम देखने के बाद मुझे लगा था कि लोकेश कनगराज इज बैक, ही इज फाइनली बैक इन हिज एलिमेंट। जो ये थे मास्टर के अंदर बस एक छोटी मोटी गलती हो गई थी जितना चलता है, लेकिन अब फाइनली लियो में फिर से थालापति विजय है, और फिर अब थालापति विजय के साथ में जो मैजिक हमें देखना था वो देखने को मिलेगा। जहाँ फिर लियो आती है, जिसका फर्स्ट हाफ तो वैसा जाता है जैसी उम्मीद लगाई थी, लेकिन उसका सेकेंड हाफ इतना हग्गू था। उसके अंदर उसकी बैक स्टोरी इतनी ड्रैग्ड थी, संजय दत्त का रोल इतना वेस्ट था, और उसका पूरा जो ट्विस्ट था वो इतना प्रेडिक्टेबल था कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस की उम्मीदें टूट गई थी वहाँ पर, इंक्लूडिंग मी। लेकिन जब रजनीकांत सर के साथ मूवी अनाउंस हुई तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक और बार उम्मीद रख के देख ही लिया जाए, क्या पता ये प्रॉब्लम सिर्फ थालापति विजय के साथ में हो। जहाँ जब कूली अनाउंस हुई तो उसे लोकेश कनगराज के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर नहीं दिखाया गया, जो कि ऑब्वियसली वो थी भी नहीं, लेकिन होनी चाहिए थी। अभी नहीं बढ़ाएंगे तो कब बढ़ाएंगे? मतलब क्या मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरे बच्चे आ जाएंगे, उनके बच्चे, तब खत्म होगा क्या ये सिनेमैटिक यूनिवर्स? रोलेक्स पड़ा है भाई, सूर्या बूढ़ा हो जाएगा उधर, कब आएगी उसकी मूवी, कब होगा इनका असेंबल? जहाँ इस पूरे रेंट को साइड में भी रखे और कूली को एज अ स्टैंड अलोन मूवी देखे, तो इसके अंदर वो चीज़ भी नहीं थी जो कि अब तक लोकेश कनगराज की मीडियोकर या फिर बिलो एवरेज मूवीज के अंदर होती आ रही थी। एक अच्छा फर्स्ट हाफ, ये मूवी शुरू से ही हग्गू थी, एक्सेप्ट चिकिटो सॉन्ग जो कि शुरू में आता है, वहाँ रजनी सर नाचते हैं तो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उसके अलावा पूरी मूवी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग, मीडियोकर। और उनकी एंट्री, रजनीकांत की एंट्री कितनी ठंडी फील होती है इस मूवी के अंदर। फिर इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स थे इस मूवी के अंदर, जैसे श्रुति हसन, सत्यराज, नागा अर्जुना, रजनीकांत हिमसेल्फ, आमिर खान, और
हम सोबिन साहिर और सब ने अपना 100% दिया था, पर मूवी की स्क्रिप्ट और डायरेक्शन इतना हग्गू था कि उन सभी का पोटेंशियल वेस्ट हो जाता है। इवन इस बार तो अनिरुद्ध का म्यूजिक भी इस मूवी को नहीं बचा पाता। इनफैक्ट वही एक चीज थी जिस वजह से मैं एंडिंग तक सर्वाइव कर पाया इसमें। जहां अगर कोई गन पॉइंट पे भी इस मूवी की तारीफ करवाए तो मैं खाली इसका फ्लैशबैक सीक्वेंस जिसके अंदर रजनी सर को डीएच किया गया था उसके अलावा कोई तारीफ कर ही नहीं पाऊंगा। भाई आमिर खान की हाइट एक तो छोटी, ऊपर से उनको चड्डे में बुलवा लिया, कितना अजीब लग रहा था वो, पता है मतलब देखने में बहुत ही एम्बेरेसिंग लग रहा था। आई मीन शेम ऑन यू लोकेश कनगराज, दिस इज हाउ यू ट्रीट हिम। और मैं जो बोल रहा था ना कि अभी तक लोकेश कनगराज से हल्की हल्की उम्मीदें मैं रख रहा था, कुछ न कुछ बहाने खुद को देकर, अब मैं बता रहा हूँ अगर लोकेश कनगराज अच्छी मूवी भी बना देना इसके बाद, मैं नहीं रख रहा कोई भी उम्मीद उस इंसान से। और एलसीओ को लेकर तो घंटा उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये अपने ही सपने पूरे कर रहा है। कोई मूवी में एक्ट कर लेगा, कोई अपनी फैन एक्टर के साथ में बना लेगा, कोई सुपर हीरो मूवी बनाएगा, पर एलसीयू गांड बनाने जाए एलसीयू, अभी तक उसकी एक अगली मूवी नहीं आ रही है। अरे केसी 2 नहीं बना रहा है ये इंसान, अरे इसकी शक्ल ही नहीं, इसकी बुद्धि भी काली। बिफोर आई गेट कैंसल्ड लेट्स मूव ऑन। जो कि इसके बाद आती है जोकर फोलियो ड्यू, जो कि जोकर आई हुई थी जो 2019 में ऑस्कर जीता था, उसका सेकेंड पार्ट था। और देखो इस मूवी से मेरी उम्मीदें बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि जोकर पार्ट 1 मुझे बहुत पसंद आई थी और उसकी एंडिंग के 10 मिनट बहुत एब्सोल्यूट सिनेमा थे। क्योंकि पूरी मूवी के अंदर हमें यही दिखाया जाता है कि किस तरह आर्थर फ्लेक को सोसाइटी टॉर्चर करती है, किस तरह उसके साथ बुरा बर्ताव करती है और उसे एंडिंग में जोकर में कन्वर्ट कर देती है। और अब किस तरह पूरी मूवी के अंदर वो बस एब्सोल्यूट केओस और डिस्ट्रैक्शन फैलाएगा, किस तरह पूरी मूवी के अंदर लोगों की मोरलिटी को टेस्ट करेगा और उन्हें बताएगा कि उनका चेहरा कितना बुरा है, कितना गंदा है। और ये जो जोकर का पर्सोना है जिससे वो इतना कांपते हैं, डरते हैं, परेशान होते हैं, घबराते हैं, वो उनका ही आईना है। और इसी एग्जैक्ट रीजन की वजह से मैं सेकंड पार्ट के लिए एक्साइटेड था, क्योंकि अब तो इसमें तो बैटमैन भी नहीं है, इसको रोकेगा कौन। और साथ ही साथ इसके साथ हार्ली क्वीन भी होने वाली थी, जिसमें दोनों ही रोमांस करते हुए पूरी सिटी के अंदर डिस्ट्रैक्शन और केओस का माहौल बनाते। मतलब सीधे सीधे शब्दों में मुझे गौतम के लोगों की गांड लगती हुई देखनी थी। एंड इंस्टेड ऑफ ऑल ऑफ दैट ये मूवी क्या दिखाती है हमको, एक कमरे के अंदर बंद है आर्थर फ्लेक, सपने देख रहा है, लेडी गागा के साथ नाच रहा है, गा रहा है, और फिर दूसरे सीन में कोर्ट के अंदर दलीलें दे रहा है। 2 मिनट अपन एक हल्की सी एक्सरसाइज करते हैं, अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो हीथ लेजर का जोकर एक कोर्ट में खड़ा होकर अपने सफाई में दलीलें दे रहा है जज को, और रो रहा है, जज मान नहीं रहा है तो। और मान लो ऐसा ही दिखा दिया गया होता द डार्क नाइट के अंदर। अब जितनी भी गालियां इस भकलंड पिक्चर के लिए तुम्हारे मन में आ रही हैं, जितनी भी गालियां उत्पन्न हो रही हैं, सारी दे डालो। और इस मूवी का एंड पॉइंट भी क्या था, वही था जो पहली मूवी का था, कि किस तरह सोसाइटी के लोग चाहते हैं कि आर्थर फ्लेक जोकर बने, पर वो बनना नहीं चाहता है, किस तरह सोसाइटी उसे जोकर बना रही है। बहन चो, तो पहली मूवी के अंदर क्या दिखाया था तुम लोगों ने, अब सेकेंड मूवी के अंदर उसी बिल्डअप का, उसने वो जो पर्सोना क्रिएट हुआ था सोसाइटी के थ्रू, उसी के आगे का इम्पैक्ट दिखाना था ना, रिजल्ट दिखाना था कि अब वो जो कर दिया है उन्होंने, अब उसका रिजल्ट क्या होगा। उल्टा आर्थर फ्लेक ही रो रहा है इधर तो। इफ आई हैव टू डिफाइन डिसअपॉइंटमेंट एज अ मूवी देन जोकर 2 वुड बीट। फिर इसके बाद नंबर 5 पर आती है क्रेवन द हंटर, जो कि ये सोनी के सिनेमैटिक यूनिवर्स की आखिरी मूवी थी, और अच्छा हुआ आखिरी थी, इसके बाद बनाई भी ना तो अच्छा है, बिकॉज दिस मूवी वॉज अनवॉचेबल। कुछ सीक्वेंस थी इसकी जिसके अंदर मजा आ रहा था देखने में, बट पूरी मूवी झेल के बाहर निकला था मैं। जहाँ यार मतलब मुझे ये सोनी का आइडिया समझ में ही नहीं आता है कि तुम स्पाइडरमैन के बिना स्पाइडरमैन के विलन्स को क्यों दिखा रहे हो। उनकी वैल्यू तभी है जब वो स्पाइडरमैन के सामने खड़े होते हैं। जहाँ क्रेवन द हंटर इतना आइकॉनिक विलन है, अगर तुम उसकी इमेजेस सर्च कर लेना यार गूगल के ऊपर, उसकी इमेजेस सर्च कर लो, उसकी कॉमिक बुक्स पढ़ लो, उसको स्पाइडरमैन 2 गेम के अंदर देख लो, और फिर इस मूवी के अंदर एक इमेज इस मूवी की देख लेना खाली, अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी है तो वहीं पर समझ जाओगे कि कितनी घटिया मूवी बनी थी। क्रेवन का कोई खौफ ही फील नहीं हो रहा है, और बिना स्पाइडरमैन के मूवी वैसे ही खाली खाली लगती है। और एंडिंग में खराब सीजीआई के साथ राइनो अलग ले आया, फिर आटू झाटू विलन्स 2-4 अलग पकड़ लिए, उनके साथ में सीक्वेंसेस आंडू गांडू बना दी। ऑल इन ऑल इट वाज पैथेटिक। इसके बाद नंबर 4 पर आती है लेटेस्ट रिलीज हुई मूवी तेरे इश्क में, जहां ये रांझना का सीक्वल था, जिसकी वजह से लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड इसके लिए हो रहे थे। जहां मुझे रांझना भी कोई उतनी ज्यादा खास पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो मूवी भी कहीं ना कहीं स्टूपिड थी, बट वो स्टूपिडिटी आप एंजॉय कर सकते हो बिकॉज ऑफ गुड स्क्रीन प्ले एंड रियली गुड डायलॉग, और सबसे बड़ी बात उसका म्यूजिक, जो कि AR रहमान सर ने दिया था। और अगर उसका म्यूजिक नहीं होता तो वो मूवी नहीं देख पाते वो, मतलब उसके बिना मूवी पूरी खाली फील होती फिर।
वो स्टूपिडिटी एंजॉय नहीं कर पाते आप। लेकिन रांझना के बारे में एक बात बहुत अच्छी थी कि वो सेल्फ अवेयर थी। आनंद एल राय को पता था कि वो क्या कर रहे हैं और इसीलिए उन सारी चीज़ों को ये बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग वे में बताते हैं। लेकिन तेरे इश्क में ऑल इन ऑल बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड मूवी थी, मतलब उस स्टूपिडिटी को आप एंजॉय भी नहीं कर पाते। आई डोंट नो ये क्या सोच के इन्होंने बनाया, ना तो इस मूवी के कोई भी स्टोरी बीट्स अच्छे थे ही नहीं। जहाँ मूवी के शुरुआत में एक सीन है जहाँ पर वो कृति सेनन को कैरेक्टर थीसिस दे रही होती है नॉन वायलेंस के ऊपर कि इंसानों के अंदर से वायलेंस कम्प्लीटली भगाया जा सकता है, और वहीं पे धनुष का कैरेक्टर आकर एक किसी तो गांडू को कूटने लग जाता है वहाँ पर। तो कृति सेनन उसके पास आकर अपनी थीसिस से पोलर अपोजिट जाते हुए उसको थप्पड़ मारने लग जाती है। मतलब खुद का घर पॉलीथीन का और दूसरों के घर में आग लगाने वाली बात हो जाती है यहाँ पर। और इस बार तो मूवी का म्यूजिक भी हिट एंड मिस ही था, मतलब कुछ जगहों पर अच्छा काम कर रहा था, स्पेशली आवारा अंगारा सॉन्ग, और कुछ जगहों पर बहुत ही गंदा मिस कर रहा था। जहाँ कैरेक्टर, कहानी, उनकी एक्शंस, ऑल थिंग्स आर ऑल इन ऑल स्टूपिड, और उस स्टूपिडिटी को इस बार एंजॉय नहीं कर पाते आप, उल्टा दिमाग का भौड़ा अलग हो जाता है। जहाँ इसके बाद नंबर 3 पर आती है सिंघम अगेन। और इस मूवी के बारे में कहाँ से शुरू करूँ, ये मूवी रामायण के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन रामायण का इतना गंदा मजाक बनाया गया है इस मूवी के अंदर, जहाँ इस मूवी का मेन कैरेक्टर सिंघम कम्प्लीटली आउट ऑफ कैरेक्टर फील होता है। मतलब वो चीज़ें करता ही नहीं है जो पिछली 2 मूवीज में करी थी। इवन उसका थीम म्यूजिक भी इसमें नहीं था। सारे ही कैरेक्टर्स, मूवी के कलर्स और डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा लाउड और कैरिकेचरिश लग रहे थे, जो कि आई नो रोहित शेट्टी की मूवी है तो ऐसी होगी ही सही, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी, मज़ा नहीं आ रहा था देख के। जहाँ इनके पास आधा से ज़्यादा बॉलीवुड पड़ा हुआ था, और वो भी बड़े बड़े एक्टर्स जो कि एक बार साथ में कभी आना मुश्किल है, और फिर भी इन्होंने इतनी हग्गू मूवी बनाई कि उसे 2025 की सबसे वर्स्ट, इवन सबसे वर्स्ट इंडियन मूवी, इवन सबसे वर्स्ट मूवीज में से कंसिडर करा जाएगा। फिर इसके बाद नंबर 2 पर आती है हाउसफुल 5। जहाँ हाउसफुल 1 मुझे अच्छी लगी थी, 2 मुझे ठीक ठाक लगी थी, और 3 को गिल्टी प्लेजर की तरह देख सकते हो। बट 4 के अंदर फराज समजी ने बनाई थी, और वो मूवी कंफ्यूज हो गई थी कि उसे सीरियस होना है कि कॉमेडिक होना है, और जहाँ पर कॉमेडिक हो भी रहे थे वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग कॉमेडी थी। जहाँ वो मूवी बहुत ही ज़्यादा फन लग रही थी उसके ट्रेलर से, बिकॉज ऑफ पीरियोडिक सेटिंग और उसमें कॉमेडी हो रही तो मज़ा ही आएगा, पर मूवी के अंदर बाहुबली लेंडा हगा था इन्होंने पीरियोडिक सेटिंग के नाम पे। और इस बार डेथ ऑन द नाइल से इंस्पायर होकर हाउसफुल 5 को इन्होंने पूरा शिप के ऊपर बना दिया, जो कि पूरी मूवी के अंदर कॉमेडी तो बिल्कुल भी नहीं थी ऑब्वियसली, पर साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा वल्गैरिटी थी। मतलब एक सेक्सीनेस को या फिर इस तरह की हॉटनेस को, इन सारी चीज़ों को दिखाने का भी एक तरीका होता है, एक क्लास वे होता है, और इस तरह की वियर्ड ऑकवर्ड कॉमेडी करने का भी एक तरीका होता है। पर इस मूवी के अंदर बिलो द बेल्ट बी ग्रेड लग रही थी यार ये मूवी, जिस तरह से वो सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई, जो कि कुछ फनी सीन्स थे जो इस मूवी के अंदर थोड़ी सी हंसी चकल या फिर सेंस बना रहे थे, वो भी इन्होंने यूट्यूब स्किट से कॉपी किए हुए थे। मतलब हरेसमेंट का केस होना चाहिए यार ऐसी मूवीज़ के ऊपर, तो ऑडियंस को हरेस किया था इन्होंने। जहां इसके बाद नंबर 1 पर आती है इस साल की सबसे बुरी मूवी वॉर 2। और अगर मैं 2025 के लिए कोई भी लिस्ट बना था कि मैं इन मूवीज़ के लिए हाइप्ड अप हूँ, तो वॉर 2 डेफिनेटली टॉप पर आती, क्योंकि इस मूवी के अंदर ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर साथ में आ रहे थे, और इस मूवी को डायरेक्ट अयान मुखर्जी कर रहे थे, जिनका विजुअल स्टाइल मेरे को बहुत पसंद है। ब्रह्मास्त्र के अंदर जो कलर्स यूज़ किए हुए थे, इवन इनकी सारी मूवीज़ के अंदर जो कलर्स का यूज़ होता है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इवन ब्रह्मास्त्र के अंदर जो इंटरवल से पहले चेस सीक्वेंस आता है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा था एक्शन वाइज, तो मुझे एक्शन का लेकर भी भरोसा था कि ये अच्छा एक्शन डिलीवर कर सकते हैं। पर घंटा वॉर 2 के अंदर इनमें से एक भी चीज़ें नहीं दिखी। मूवी की कलर ग्रेडिंग बहुत ही ज़्यादा हार्श थी, जैसे किसी बच्चे ने करी हो, और उसके बाद उसका एक्शन लिटरली सीरियल में होता है ऐसा एक्शन। स्पीड रैंपिंग का यूज़ किया गया था इसके अंदर, जैसा कि एग्जैक्टली सीरियल के अंदर यूज़ होता है, और ऊपर से जब हिट लग रहे थे एनिमीज को तो उनके अंदर से खून भी नहीं निकल रहा था। एक्शन कोरियोग्राफी इतनी बुरी थी कि जब ऋतिक रोशन एक इंसान को मार रहे हैं तो लिटरली तुम देख सकते हो कि पीछे खड़े जो जितने भी लोग हैं वो बस तलवार हिला रहे हैं हवा में। फिर इसके डायलॉग बहुत बुरे थे, इसके वीएफएक्स बहुत ही ज़्यादा बुरे थे, मतलब कार्टून जैसे लग रहे थे लिटरली वो। और इसका बीजीएम, मतलब इन लोगों ने सरिये पीट दिए थे लिटरली साउंड बनाने के लिए इस मूवी का। भाई इवन मुझे KGF 2 भी लाउड नहीं लगी थी यार जितना ये मूवी थी। सिर दुख रहा था मेरा ये खत्म होने के बाद। और जब मैं ये मूवी देख रहा था ना तो मैं लिटरली भूल गया था कि अपने यहाँ मूवीज का इंटरवल भी होता है। और जब इंटरवल हुआ ना तो मुझे लगा मूवी खत्म हो गई थी, और जब मुझे पता चला कि ये मूवी का इंटरवल था मेरी लिटरली गांड फट गई
थी कि अभी और आधी मूवी बची है। भाई पता है, मैंने किसी का बुरा ही किया होगा जिसने बद्दुआ दी होगी तो मैं ये मूवी देखने गया था। जहाँ कल्चरल इम्पैक्ट की बात करें तो इस मूवी का कल्चरल इम्पैक्ट इतना भयंकर था कि इसने पूरे वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स को ही लिटरली खत्म कर दिया। अब इसके बाद स्पाई यूनिवर्स की जितनी भी मूवीज आने वाली थी, जैसे पठान 2, टाइगर वर्सेस पठान, सारी मूवीज कैंसिल हो गई और या फिर शेल्ड हो गई या फिर होल्ड पर चली गई। और इसके बाद खाली एक ही मूवी आनी बची है, अल्फा, और अगर वो चल गई तो फिर ये लोग वो मूवीज होल्ड से हटाएंगे और बनाना शुरू करेंगे, नहीं तो दिस इज द एंड ऑफ फायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स। तो आई थिंक एंड आई होप कि तुम्हें अब आइडिया आ गया हो कि क्यों 2026 में दुनिया सीधा खत्म ही हो रही है। बाकी क्या तुम्हें भूले भटके भी इनमें से कोई एक मूवी पसंद आ गई थी तो वो बता देना, नहीं पसंद आई थी, रेजोनेट कर गई मेरे लिस्ट के साथ में तो वो बता देना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो वरना कोई तुम्हें किडनैप कर एक ही कमरे में बांध कर 50 बार War 2 दिखाएगा। बाय।